ये गाइडलाइन फॉलो कीजिएगा ना तो कहीं गलत नहीं होगा, आदत ठीक रहेगा, क्रॉस के लिए बढ़िया सेटअप ना याद रहे। तोड़ रहे मतलब कि अगर पुनः इन दोनों कंपोनेंट्स को ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। चलिए तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आज के क्लास में, अचीवर्स बायो क्लासेज में। और आज जो फिर से मैथ के जो कोर कंसेप्ट का क्लास लाए हैं, डॉट प्रोडक्ट के कोर कंसेप्ट का क्लास एक बार लेके फिर से हम हैं। और इसके पहले वेक्टर्स के हम लोग जो बेसिक्स के कंसेप्ट है उनका क्लास हो चुका है, और आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज 22 का क्लास हो चुका है। तो आप पहले इतना जरूर कर लीजिए और इसके बाद डॉट प्रोडक्ट के इस सेशन को ध्यान से देखिए। डॉट प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी समस्या आएंगे यहां से आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, सारे समस्याओं का समाधान यहां से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ए डॉट बी को। देखिए ए डॉट बी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका क्या कैसा इसका डिफिनीशन है, क्या इसका एप्लीकेशन है, इन सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए, अगर एक वेक्टर आपका ए वेक्टर हो और एक दूसरा वेक्टर हो बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल क्या हो, थीटा हो। एक वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इनके डॉट प्रोडक्ट को जो डिफाइन किया जाता है, इनका डिफिनीशन जो एक तरीके से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब कहोगे कि सर ये किस टाइप का प्रोडक्ट है ना, ऐसा गुना हम लोग तो कभी नहीं देखे हैं। कोई बात नहीं, आपको इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग भी हम क्लास के अंत में बताएंगे। फिलहाल जिनको इनसे कोई मतलब नहीं है कि ये कैसा प्रोडक्ट है, वो ये केवल याद रखिए, उनके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जो जानना चाहते हैं कि सर इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा, ये जो निकाल रहे हैं इससे क्या निकलता है, तो थोड़ा सा क्लास के अंत तक बने रहिएगा। तो इस चीज का समाधान आपको मिलेगा कि ए डॉट बी एक्चुअली में जो डिफाइन किया गया है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये रहा आपको ए डॉट बी का बेसिक डिफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और उन दोनों के बीच के में अगर एंगल थीटा है तो cos थीटा। चलिए अब जरा सा हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कुछ पार्टिकुलर केसेज के। पार्टिकुलर केसेज के मतलब क्या है, यहाँ पे आप अच्छे से ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ये सब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले कोर कंसेप्ट के पहला क्लास को देखिए, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इस चीज को आप पकड़ के रखना, पूरा क्लास का बॉस यही रहेगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब कुछ पार्टिकुलर केसेस देखते हैं कि अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, अगर थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री, थीटा आपका हो गया 0 डिग्री ना, तो ये यही डिफिनेशन क्या बन जाएगा आपका, तब देख लीजिए, तब ये डिफिनेशन जो आपका बन जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि cos 0 जो होता है, थीटा के जगह 0 डालोगे तो वो बना देगा cos 0। लिख ही देते हैं एक बार, cos 0, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, मतलब ये केवल बन गया, क्योंकि cos 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये बात है, क्योंकि इसमें cos की बहुत अहमियत है, तो cos का कुछ आपको वैल्यू याद करवा देते हैं। cos 0 1, cos 180 -1, cos 30 एक्चुअली sin 60 के इक्वल होगा, जो कि √3/2, cos 90 0 हुआ करेगा। cos 60 की बात करें, cos 60 जो कि sin 30 के बराबर है, हाफ, cos 45 और sin 45 इक्वल। जब एंगल्स जोड़ के 90 आ जाए तो वैल्यूज इक्वल हो जाते हैं cos और sin में। (1/√2). ठीक है, cos 120 की बात करें, cos 120 का वैल्यू वही होगा जो cos 60 का वैल्यू होगा, बस cos 120 कहां मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो cos 120 का वैल्यू वही होगा जो cos 60 का वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू वही होगा जो sin 30 का वैल्यू होता है। तो होना तो 1/2 है, बस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा -1/2। तो ये cos के कुछ वैल्यूज है, इसको आप याद रखिए।
तो इफ थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो ए डॉट बी केवल और केवल ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। चलिए इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसको करते हैं। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तब क्या होगा? थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो यहां पे देखो cos 90 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos 90, और cos 90 मतलब 0। cos 90 क्या होता है? 0। 0 से इन सबको गुना कर दो, तो इसका मतलब ये है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब थीटा 90 डिग्री हो, मींस यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात मिला कि थीटा 90 मतलब क्या हो जाएगा? अगर इन दोनों वेक्टर के बीच 90 डिग्री हो जाए तो ये वेक्टर कुछ इस टाइप का हो जाएगा ना। आपका वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। दैट इज एक बात क्लियर हो गया कि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है क्या चीज? बी वेक्टर पे, तो ए डॉट बी आपका होता है 0। एकदम से इसको याद कर लीजिए, बहुत ही हो जाएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में कहे कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर आपस में लंब है, तो यहां हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर का। समझ में आया बात? ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर अर्थात ए डॉट बी इक्वल टू 0। चलिए और भी बात देखते हैं कि अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो यहां से इसका डिफिनीशन जो आपको याद रहे पहले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। ठीक है। अब इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, if theta equal to 180 degree, then a dot b equal to क्या हो जाएगा? a dot b equal to a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos 180। ठीक है। cos 180 क्या होता है? -1 होता है। मतलब ये क्या बन गया? -1 से इसको गुना कर दिए। मतलब साफ है कि a डॉट बी अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री, तो a डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b का निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। चलिए कुछ और बातों को करते हैं कि अगर जो थीटा है वो लेस देन 90 है, 0 से 90 के बीच में ना, अगर थीटा है वो कहां रहे? 0 से 90 के बीच में। आपको एक बात, ये बात अच्छे से पता है, ये वाला ऐड शुगर टू कॉफी वाला ना, इसमें ऑल पॉजिटिव, 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट था, इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। तो अगर थीटा 90 से छोटा रहे, हम लोग को अभी जरूरत है केवल और केवल कॉस का, तो 90 से छोटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मतलब कि ये क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाए, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब थीटा 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा? निगेटिव होगा। तो एक कार्यक्रम यहां से ये आता है, इफ थीटा इज greater than 0 but less than 90, then a vector dot b vector is positive। सही बात है। कैसे आया पॉजिटिव? मैग्नीट्यूड है a का, पॉजिटिव होगा, b का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कुछ भी रहे, 0 30 45 60 कुछ भी रहे, तो उसके लिए कॉस क्या हो देगा? पॉजिटिव देगा। तो ये मतलब जो हो गया कि 0 से 90 के बीच में a डॉट बी क्या आने वाला है? प्लस में आने वाला है। और ये आपका, इसी को कहते हैं एक्यूट। इसको आप क्या कहते हो? एक्यूट। ठीक है। दूसरा, एक थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180।
थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाए लेकिन 180 से कम हो जाए, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, वहां cos क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही cos निगेटिव होगा, ध्यान दीजिए ये दोनों तो पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस से जब इसको गुना कीजिएगा तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा। देन a डॉट बी इज, बात समझ में आ गया कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो a डॉट बी आपका प्लस में आएगा, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है a डॉट बी माइनस में आएगा, और अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो वहां पे a डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन सब के लिए देखिए एक समरी हम लोग देख लेते हैं कि कुल मिला के क्या बातें आई है कि अगर थीटा इक्वल टू 0 तब आपको ये क्या बन जाएगा, a डॉट बी जो आपका बन जाएगा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos 0 1 ही होता है, अर्थात ये केवल a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पे अगर 90 डिग्री हो ना, यहाँ पे क्या बन जाए 90 डिग्री, तो आप अच्छा से समझ गए कि ये जो बन जाएगा 0 बन जाएगा, सही बात है ना। पीछे से देख लीजिए कि ये 0 बन जाएगा, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos 90 0 होने के कारण ये पूरा 0। और इस कंडीशन में वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे दो एक दूसरे पर, a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर पे ना, इस कंडीशन में a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर पे। इस कंडीशन में जो a डॉट b आता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। समझ में आ गया। जब थीटा 0 रहे तो जो a डॉट b आया है सीधा, और क्या आ गया है कि उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आया है। ये सब स्पेशल केसेस है, हर बार आपको लगाना है तो यही लगाना पड़ेगा कि a डॉट b का यूनिवर्सल डिफिनेशन आपको यही है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। समझ में आया, ये आपको a डॉट b का डिफिनेशन है। आप इसी से सब कुछ हम लोग, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, निगेटिव ऑफ ए बन जाता है, सही बात है ना। cos 180 माइनस 1 होता है तो निगेटिव बन जाएगा इसका, a डॉट बी आपका क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b के। इस केस की बात कीजिए जो अभी हम लोग देख लिए कि अगर थीटा 0 से अधिक रहे और 90 से कम, तो इसमें आपको जो आया था मींस ये एक्यूट रहे थीटा, तो उस केस में a डॉट बी हमेशा ही पॉजिटिव आता है, सही बात है। चलो, और जब ये थीटा 90 से ज्यादा और 180 से कम आ जाए तो इस केस में a डॉट बी क्या आता है, निगेटिव आता है। इतना बात हम लोग देख लिए, सही बात है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, एमसीक्यू के लिए बहुत आवश्यक है। आया सब इनके बेसिक डिफिनीशन ही से है। चलिए नेक्स्ट जरा सा चर्चा करेंगे a डॉट ए का। a डॉट ए क्या हुआ करें, a डॉट ए के बारे में जरा सा चर्चा करते हैं कि a डॉट ए आपका क्या होता है। तो a डॉट ए को देखिए, जो मुख्य डिफिनीशन है उसको शागिर्द रखिए, तभी आप ये सब चीजों को कनेक्ट कर पाइएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। तो अगर यहाँ पे a डॉट ए हो गया, मतलब क्या है कि वेक्टर अगर a वेक्टर है तो इसी के साथ ये दूसरा वेक्टर भी होगा, इसी पे होगा ना, तो अपना a डॉट ए होगा, इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, a वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल 0, ठीक है। और a वेक्टर और माइनस a वेक्टर के बीच का एंगल, देखो a वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0। और a वेक्टर, अगर एक a वेक्टर है आपका और एक माइनस a, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। समझना बात है। तो a डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, a डॉट बी इक्वल टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस और उनके बीच का एंगल थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड, यहां पे b का, सॉरी b की जगह a ही है, और cos 0। तो यहां से आपको आ गया a का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड cos 0 आपका होता है 1। तो कुल मिला के a के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर,
बहुत ही बेहतर सा प्रॉपर्टी है, खूब इंपॉर्टेंट सा, डबल स्टार लगा दीजिए इस पे। बहुत इस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे और मजेदार कंसेप्ट भी इस पे करेंगे। तो सबसे एक अच्छा सा बात क्या आया कि किसी भी वेक्टर को, कोई वेक्टर है उसको उसी के साथ डॉट कर दिया जाए तो रिजल्ट जो आता है उसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। दैट इज अगर कभी r डॉट r हमको लिखना पड़े तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ r का होल स्क्वायर, डेफिनेटली लिख पाएंगे। समझ में आया? सेम ढंग से अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर को अगर हम डॉट करा दे a वेक्टर प्लस b वेक्टर के साथ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से जब भी हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर को डॉट कराएं, एक तो हम डॉट प्रोडक्ट निकालना भी सिखाएंगे आपको कि कैसे डॉट होता है, दूसरा हमारे पास ये भी रिजल्ट रहेगा, बिना डॉट कराए हम ये जान सकते हैं कि जो आंसर आने वाला है, एक तो इसको आप डॉट करके निकालेंगे जो कि हम आपको सिखाएंगे, दूसरा कि इनके मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के इक्वल आने वाला है। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। a डॉट a क्या हुआ करेगा, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कुल मिला के बात क्या चलता है, अगर किसी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दिया जाए, कोई भी वेक्टर हो उसको उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, उसी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। समझ में आया बातें? चलिए एक और बातें करते हैं जरा सा, एक और प्रॉपर्टी, ये कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ये सब कुछ प्रॉपर्टी चल रहा है। पहला प्रॉपर्टी हम लोग a डॉट a के बारे में देखिए। दूसरा, चूंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है a डॉट b का जो डिफिनीशन आप देख पा रहे हैं, ये वाला मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, ये भी नंबर, ये भी कोई नंबर, और cos थीटा का भी वैल्यू कोई नंबर। इन नंबर्स को गुना करोगे तो आंसर क्या आता है, नंबर। और इसीलिए चूंकि इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो इसलिए इनको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। चूंकि वेक्टर चैप्टर में नंबर्स को हम स्केलर बोला करेंगे, तो ये a डॉट b क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको और भी जरा सा आपको बताते हैं कि अगर कहीं ऐसा आपको मिल जाए l टाइम्स a वेक्टर डॉट m टाइम्स b वेक्टर, ठीक है, l टाइम्स a वेक्टर डॉट m टाइम्स b वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए l और m कोई नंबर है, l और m क्या है, कोई नंबर है, तो ये पहले नंबर्स को आप गुना कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा lm, और अब इनका डॉट करना पड़ जाएगा आपको a डॉट b। नंबर्स को ऐसे ही गुना कर दीजिएगा और ठीक है, नंबर्स को आप ऐसे ही गुना कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। इसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो 2 गुना 3 6 टाइम्स a डॉट b। समझ में आया बात है? तो ऐसा कीजिएगा। नेक्स्ट, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब a डॉट b और b डॉट a आपस में इक्वल होंगे। आना तो नंबर ही है ना भैया, 2 गुना 3 करो चाहे 3 गुना 2 करो, तो ये मैटर नहीं करता है। समझ में आया बात है? तो a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, ठीक है। इस रूल का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, अर्थात डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा डॉट प्रोडक्ट का एक और रूल है एसोसिएटिव, तो उसको दिखा देते हैं कि क्या है, कि अगर a डॉट b प्लस c है, a डॉट b प्लस c है, समझ में आया, a डॉट b प्लस c है, तो ये क्या हो जाया करेगा, आप इसका डॉट करो ऐसे जो नॉर्मली आप अलजेब्रा में करते थे, ठीक उसी टाइप से कर दीजिए। समझा? a डॉट b प्लस a डॉट c, ठीक है, a डॉट b प्लस a डॉट c, जैसे आप नॉर्मल करते थे वही चीजें होगी। तो इसको क्या कहते हैं, ये है एसोसिएटिव। डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों रूल लगता है, कम्यूटेटिव लॉ और इसको कहते हैं एसोसिएटिव।
डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होता है और डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव भी होता है। समझना बात है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव भी होता है और डॉट प्रोडक्ट एसोसिएटिव भी होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है कि ए डॉट बी और बी डॉट ई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एमसीक्यू के लिए। इसको इस पे डबल स्टार आप लगा दीजिए, ठीक है। और ये कार्य आपको आएगा एसोसिएटिव। ये जब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप यहां से इसका यूज भी करेंगे। तो कुछ हम डॉट प्रोडक्ट आपको ऐसे नॉर्मली दिखाते हैं कि कैसे किया जाता है। फिर आपको जैसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को डॉट करना है हमको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। एक बार देखते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है, कितना आता है, ठीक है, कि आपको चीजें ठीक से समझ में आ जाएगी। तो जब डॉट करने जाओगे तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ए वेक्टर से इन दोनों को डॉट कराइए बाद वाले में। तो ये आ जाएगा ए डॉट ए, और ए वेक्टर का माइनस बी वेक्टर किससे डॉट कराओगे, तो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस में आ जाएगा। समझा बात है। नेक्स्ट बी वेक्टर से इन दोनों को डॉट कराइए, बी का ए से, और फिर बी वेक्टर का माइनस बी से डॉट कराओगे तो माइनस बी डॉट। चलिए आपको एक बात पता है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट ए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए डॉट बी, और बी डॉट ए को ध्यान दीजिए, बी डॉट ए को हम लोग ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, जस्ट अभी बात की है क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है, माइनस बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो यहां से आप एक बात देख सकते हैं कि ये दोनों ना सेम है ना, आपको ए डॉट बी प्लस में और ए डॉट बी माइनस में। तो यहां से आपको एक बात आ गया, कौन सा, फाइनली, कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा एक और बात, जब आप डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, डॉट प्रोडक्ट में तो मैटर नहीं करेगा चीजें, बस आदत बड़ा मैटर करता है। तो आदत ये बना के चलिएगा कि जब आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो ना, तो पहले जिसको लिए है, जैसे ए से हम डॉट कराने गए तो देखो ए पहले रखा है ना, तो ये चीज यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, याद रखिए। यहाँ पे केवल आदत बनाना है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्रॉस में इशू आएगा। तो जो वेक्टर पहले है उसको पहले लिखिए, जो बाद में है वो बाद में लिखिए। वेक्टर चैप्टर में ये गाइडलाइन फॉलो कीजिएगा ना तो कहीं गलत नहीं होगा, आदत ठीक रहेगा, क्रॉस के लिए बढ़िया सेटअप बनेगा। चलिए तो दूसरा एक और कर लेते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को डॉट कर देते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। हालांकि आपको ये भी पता है कि डेफिनेटली ये इसके इक्वल होने वाला है, जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे रिजल्ट जो भी आएगा इसके इक्वल होने वाला है। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर भी चलिए इसको जरा सा डॉट करके देखते हैं कि ये कितना है, ये वाला टर्म आपका। तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट, ठीक है। चलिए यहां से आइएगा तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। जब भी ये दिया है तो इसके इक्वल होगा, ना दिया है तो इसका चर्चा नहीं करना है। हम लोग को जब जरूरत पड़े, ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म इसके इक्वल होगा, सही बात है, लेकिन जब जरूरत ना पड़े तो इसकी चर्चा नहीं करना है। हम केवल कहें कि आप डॉट करो, इसकी कोई आवश्यकता ना रहे तो इस वाले पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं। होगा जरूर है इसके इक्वल, जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम इनके यूज करेंगे, ना करने वाली बात ही नहीं है, जरूर करेंगे, ठीक है। समझा बात है। तो ये हुआ, एक और हम डॉट निकालते हैं, ठीक है, उसको जरा सा ए वेक्टर, ये सब जरूर आपको काम देना है, खूब काम देगा, इसलिए ये हम डॉट अभी आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं। चलिए
इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर से अगर कोई कहेगा सर इनके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आएगा, हाँ रिजल्टेंट उसी के इक्वल होगा चाहे जो भी आए, बस उसको अभी हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो a डॉट ए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ठीक है, प्लस b से जब डॉट करने जाइएगा तो b डॉट ए प्लस b डॉट बी प्लस b डॉट सी, और जब C से डॉट कराने जाइएगा C डॉट ए प्लस C डॉट B प्लस C डॉट C, ठीक है। चलिए इनको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, पहले ध्यान दीजिए A डॉट ए, इस टर्म को देखते हैं A डॉट ए को, ठीक है। एक ऐसा मिलेगा A डॉट ए, एक यहां पे आपको मिल रहा होगा B डॉट बी और एक मिल रहा होगा C डॉट सी। और आप सबको ये बात जानते हैं कि A डॉट ए क्या हुआ करेगा, तो A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हुआ करेगा। तो इस रूल से एक बात तो क्लियर हो गया कि ये तीन टर्म जो है ये बनने वाले थे A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक और बात आप ध्यान में रखिए कि हम लोग ये बात भी पढ़ चुके हैं कि A डॉट बी और B डॉट ए भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। सही बात है ना, ये टर्म्स भी आपस में क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं। तो यहां से देख सकते हो आप, यहाँ A डॉट बी कहीं ना कहीं एक जगह और आपको देखिए यहाँ मिला ना B डॉट ए, तो इन दोनों को भी तो हम आपस में ऐड कर पाएंगे। सही बात है, तो इनको ऐड करोगे तो आएगा ट्वाइस ऑफ A डॉट बी। चलो प्लस, और आइए यहां से देखिए AC, ये देखो A डॉट सी कहीं और दिख रहा है, ये भी C डॉट ए, ठीक है। तो इसको भी ऐड कर पाएंगे ट्वाइस ऑफ A डॉट सी, और प्लस एक टर्म और देखो कहीं ना कहीं होगा, यहां से देख सकते हैं जो छूट गया B डॉट सी और ये भी B डॉट सी, तो मतलब ट्वाइस ऑफ B डॉट सी। फाइनल रिजल्ट जरा सा आपको दिखा देते हैं, फाइनल रिजल्ट दिखा देते हैं क्या आया, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, दो सब में कॉमन ले लीजिए A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट ए। अब कहोगे कि सर ये बताए क्यों, ये डॉट प्रोडक्ट आप बताए क्यों, इस चीज का आप गांठ बांध लीजिए कि कई क्वेश्चन आएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे जिसमें इस टर्म का वैल्यू पूछा जाएगा। किस टर्म का, तो ये वाले टर्म का वैल्यू निकालना होगा किसी भी क्वेश्चन में। ध्यान रहे, जब भी किसी भी क्वेश्चन में हमको A डॉट बी प्लस B डॉट सी प्लस C डॉट ए का वैल्यू निकालना पड़े तो हम यही लेके चलेंगे। हम क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे वी नो डैट, कई सारे इंफॉर्मेशंस दिए जाएंगे और जब ये पूछा जाएगा तो हम ये लेके चलेंगे वी नो डैट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का होल स्क्वायर कहो चाहे डॉट, जब भी होल स्क्वायर पूछता है ना, ध्यान है वेक्टर चैप्टर में जब होल स्क्वायर पूछे मींस उसका उसी के साथ डॉट है, क्रॉस कभी नहीं, इस चीज को गांठ बांध लीजिए। तो होल स्क्वायर लिखे चाहे यही चीज A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर ना रहे, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर है, सब ये तीनों इसी के इक्वल होता है। किसके इक्वल, पूरा लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, सब एक ही बात है। किसके इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C। समझ में आ गया बातें? ये
जब भी किसी क्वेश्चन में इस टर्म का वैल्यू पूछे a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का, तो आप यहां से शुरू कीजिए वी नो डैट, इसमें से जिसकी आवश्यकता हो वहां से शुरू कर दीजिए कि इसका इतना इक्वल टू a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए। तो ये कुछ बात रहा इनके डॉट प्रोडक्ट से, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसका होल स्क्वायर, या इसी को इसी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बातें करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आपको एक बात और पता था कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते हैं। आई कैप के बारे में आपको अच्छे से पता है कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। सही बात है ना कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आप आई कैप बोलते हैं। वैसे ही जे कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और उसके बाद के कैप क्या होता है, के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे आपको एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप और के कैप बोलते हैं। सही बात है। चलिए अब कुछ और बातें करते हैं जरा सा कि आपको एक बात पता होता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कैसे हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब आपस में परपेंडिकुलर। एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, वाई और जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, एक्स और जेड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। कोई भी दो आप एक्सेस के एंगल की बात करें, कोई भी दो एक्सेस, चाहे एक्स और वाई की बात करें, चाहे वाई और जेड की बात करें, चाहे जेड और एक्स की बात करें, उनके बीच का एंगल कितना हो जाता है, तो 90 डिग्री हो जाता है। इसीलिए आपको ये बात भी क्लियर है कि ये भी क्या है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जब आएंगे तो आई कैप हो जाएगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप बोलेंगे। ये यूनिट वेक्टर अगर हम ले ले तो ये आई कैप का काम करेगा, ये जे कैप का काम करेगा और ये के कैप का काम करेगा। अगर ये यूनिट वेक्टर से ना कैप लगा दिए तो यूनिट वेक्टर बन गया। इसका मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि भैया आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल बताओ ना हमको, एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप, एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन आई कैप एंड जे कैप इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन जे कैप एंड के कैप इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन आई कैप एंड के कैप कोई भी दो आ जाए डिफरेंट 90 डिग्री। अच्छा, एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप सेम के बीच का इज 0 डिग्री। ठीक है, उसी तरह जे कैप और जे कैप के बीच का भी 0 डिग्री ना। एंगल बिटवीन आई कैप एंड माइनस आई कैप इज 180 डिग्री। जब ये उलट जाए, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा तो एक निगेटिव, दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। समझ में आया बात है? तो इस चीज को ध्यान में रखिए। और अब अगर डॉट प्रोडक्ट के बेसिक डिफिनेशन पे एक बार फिर से लौट के आएंगे और इनके बीच में डॉट लगाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट का जो बेसिक वाला डिफिनेशन हम लोगों के पास है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, यही ना बेसिक डिफिनेशन है, ए डॉट बी। ठीक है, चलिए इस पे जरा सा आई डॉट जे लगाओ बाबू, आई डॉट जे। तो ये क्या हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड कॉस आई और जे के बीच का एंगल 90 ना, कोई भी दो के डिफरेंट के बीच का एंगल 90, और आई का मैग्नीट्यूड ध्यान दीजिए, आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, जे का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और cos 90 कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां से आपको चेक करो
आई डॉट जे इक्वल टू कितना आ गया, 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0। इसका मतलब क्या है, सिमिलरली हम ये बात कर सकते हैं कि चाहे कोई जे डॉट के निकाले, चाहे के डॉट आई निकाले, ठीक है, जे डॉट के निकाले चाहे के डॉट आई निकाले या फिर के डॉट जे ही निकाल दे, कुछ भी निकाल दीजिए, अलग अलग के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या दिया करेगा, 0 दिया करेगा। इस चीज का एक बढ़िया सा नोट्स आप बना लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट जब भी किसी अलग अलग वेक्टर के साथ आए, यूनिट वेक्टर्स के साथ आई जे के में से आई डॉट जे आए चाहे जे डॉट के आए चाहे के डॉट आई आए तो 0 देगा। और अगर सेम के साथ जैसे आई डॉट आई के साथ आई डॉट आई तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, बेसिक डिफिनेशन अप्लाई कर दीजिए, cos 0 कितना होता है 1, तो ये भी 1 इंटू 1 और cos 0 1। फाइनली क्या आया, इनको गुना किए 1, मतलब साफ है कि आई डॉट आई रहे चाहे जे डॉट जे रहे चाहे के डॉट के रहे, सब 1 आता है। ये बढ़िया सा बात हुई, ये बहुत बढ़िया सा बात हुआ कि डॉट प्रोडक्ट का ये कंसेप्ट कि अगर अलग अलग वेक्टर्स के साथ मतलब यूनिट वेक्टर्स आई जे के में से अलग अलग ले लिया जाए, उनको डॉट कराइएगा तो 0 आएगा और सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना देगा, 1 देगा। चलिए तो इसका यूज हम करते हैं एक डॉट प्रोडक्ट निकालने में, जब वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दे, कंपोनेंट मतलब आई जे के फॉर्म में दे तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। देखते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ A vector equal to 2i plus 3j plus 4k, ठीक है, एंड B vector equal to 3i plus 2j plus 5k, कुछ ऐसा नहीं। फाइंड A dot B। ये कौन से फॉर्म है, वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म इसको बताता है कंपोनेंट फॉर्म। जब आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट वगैरह इस टाइप से दे दिए जाए तो कहलाते हैं वेक्टर्स के कंपोनेंट फॉर्म। और जब वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है तब जरा बात करेंगे कि ए डॉट बी, क्या बेसिक डिफिनेशन यहां अप्लाई करें। जैसे बेसिक डिफिनेशन जो आप कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। सर क्या अप्लाई करें, देखते हैं एक बार कि क्या है, अप्लाई करने में कष्ट क्या है। ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे अंडर रूट जो भी करके, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हमको पता नहीं है, इन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है वो पता नहीं है, तो ये अभी इतना यूजफुल बेसिक डिफिनेशन नहीं है। तो जब वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में देना तो आप एकदम से ट्रेडिशनली डॉट प्रोडक्ट इसका निकालिए, कैसे सो आपको दिखाते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर पहले लिख लिए जो है मेरा 2i plus 3j plus 4k डॉट बी वेक्टर लिख लो 3i plus 2j plus 5k। चलिए इनका डॉट करते हैं। डॉट मतलब बेसिकली जैसे हम लोग गुना करते थे अलजेब्रा में, पहले वैसे करते हैं, तो इसको गुना कीजिए इनसे, इससे पहले तो ये क्या बन जाएगा, 3 गुना 2 6 i डॉट आई, ठीक है, i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट i डॉट आई। फिर इससे दूसरे को गुना कीजिए जैसे अलजेब्रा में आप करते आए थे, तो इसको गुना करोगे तो क्या बन जाएगा 4 i डॉट जी। फिर इसी से आपको इसका भी गुना करना ही पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 10 i डॉट, सही बात है। और आ जाइए प्लस 3j से इसका गुना करोगे तो 9j डॉट आई। देखिए j पहले है तो हम पहले लिख रहे हैं, हालांकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आदत बना के रखिए। 3j से अब गुना करना पड़ेगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा प्लस 6j डॉट j प्लस 3j से फिर इसको गुना करो 15j डॉट। समझ में आया बात है। चलिए अब जो बच गया 4k से भी तो गुना करना पड़ेगा ना तीनों को, 4k से तीनों का गुना फिर से करना पड़ेगा, हम लोगों को करना ही पड़ेगा। 4k से जब इसको गुना करोगे तो प्लस 12 k डॉट आई
फिर इसको इससे गुना करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 8 के डॉट जे, और फिर इसको इनसे गुना कर दो तो बन गया 4 × 5 20 के डॉट के। चलिए अच्छा बात है। अब जरा सा हम लोग डॉट प्रोडक्ट के जो अभी प्रॉपर्टी जस्ट देखे थे उसमें एक बात तो देखे थे कि आई डॉट आई रहे, चाहे जे डॉट जे रहे या फिर के डॉट के रहे, ये सब बनता है 1, और कोई दूसरे के साथ आई डॉट जे हो जाए या फिर जे डॉट के हो जाए या फिर के डॉट आई हो जाए, ये सब क्या बनता है 0। इसका मतलब है कि कई सारे टर्म अब 0 आने वाले हैं। जैसे ये आई डॉट जे, ध्यान दीजिए, मैं ये आई डॉट जे पक्का 0 बनना है, जे डॉट के आई डॉट के सॉरी ये भी 0 बनना है, जे डॉट आई 0 बनना है, ये जे डॉट जे तो 1 बनेगा, ये 0 बन जाएगा कुल मिला के, ये भी 0 बनना है और ये भी 0 बनना है। तो बचा कौन, ये सब जितना आप रेड बॉक्स में देख पा रहे हैं सब 0 बन जाएगा ना। तो बचा कौन, यहाँ आई डॉट आई जो कि 1, ये वाला 1 बनेगा, ये वाला येलो बॉक्स में कर देते इसको, ये कितना बन जाएगा, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, ठीक है, और k डॉट के 1 बनेगा। तो अंततः क्या बचा, ध्यान दो, 6 × 1 6 प्लस आगे 6 × 1 फिर से 6 और ये आपका है 20 × 1 20 मतलब कि 32। ये निकला a डॉट b। आप कहोगे कि सर क्या बार बार हमको ऐसा करना पड़ेगा, हम कहे रिजल्ट एक बार ठीक से देख लो बेटा, इतना करने की क्या ही आवश्यकता है। रिजल्ट क्या आया चेक करो, एक ये वाला, अब एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं कि आपको कुछ दिखना चालू कर दे, ब्लू ले लेते हैं। चलो एक ये आया 2 × 3 जो कि ये वाला 6 है, दूसरा 3 × 2 ये वाला 6, और तीसरा 4 × 5 ये वाला 20। समझ में आया, मतलब आई का आई के साथ जो डॉट किए थे वो बचा है, जे का जे के साथ डॉट किए हैं वो बचा है, और के का के के साथ डॉट किए हैं केवल वही बचा था। तो वही उन्हीं का सम क्या दे रहा है, डॉट प्रोडक्ट दे रहा है। तो जब वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में दे दिए जाए ना, जैसे एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं कि आपका ये कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर ऐसा दे दे a वेक्टर इक्वल टू 3i - 10j + 5k और b वेक्टर इक्वल टू 2i - 6j + 3k। तो अगर इनका डॉट निकालना रहे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो हमको पता है बचता कौन है, केवल i का i के साथ डॉट, j का j के साथ डॉट और k का k के साथ डॉट ही बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये वाला आपका बचेगा 3 × 2 6 -10 × -6 + 60 और 5 × 3 15। तो ये बन गया 15 × 6 21 ना 81। समझ में? तो नॉर्मली आप ऐसे करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही निकाला करेंगे। तो इस चीज का भी आप ध्यान रख लीजिए, क्या करता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट के फॉर्म में आए आप ऐसे सामने सामने गुना करो, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट की बातें होगी कि तो अभी हम लोग देख ली कि डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन क्या है, कुछ स्पेशल केसेज, और साथ ही साथ जब कंपोनेंट के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे उसके बाद की चर्चा करें जरा सा हम लोग कि इनका यूज कहां करें, डॉट प्रोडक्ट का यूज कहां करें। यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहला यूज क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने में, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हिंदी वाले लोग लिख ले दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने में, ठीक है। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको कि सर ये दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने में ये कैसे हेल्प करेगा, तो जल्दी से हम आपको बताते हैं। अगर ये ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और इनके बीच में कोई एंगल थीटा है,
इसी को फाइंड आउट करना है भैया। ये थीटा ये कैसे निकाल के देगा, तो हम कहेंगे कि जरा बेसिक डिफिनीशन पे आते हैं इनके। तो बेसिक वाला डिफिनीशन इनका क्या है, इनका जो डिफिनीशन था आपको अच्छे से पता हो चुका होगा, अब इतना बार आ गया कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, सही बात है ना। तो अभी हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है ना कि थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले ये टर्म्स जो प्रोडक्ट में इसको दूसरे तरफ कीजिए, a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये किसका वैल्यू हो गया, cos थीटा का। अब आपसे पूछा गया कि थीटा क्या होगा, cos को दूसरे तरफ करते हैं या दोनों तरफ cos इनवर्स ले लेते हैं। सही बोलोगे तो दोनों तरफ cos इनवर्स लिया, अगर ठीक ही है तो कोई कष्ट नहीं है, तो ऐसे सभी समझ सकते हैं cos को दूसरे तरफ। समझ में आ गया। दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा जब होता है क्या हुआ करेगा, cos इनवर्स a डॉट b बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए ये आप हमेशा यूज कर सकते हैं, काफी यूज है। तो डॉट प्रोडक्ट का पहला यूज जो है, जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन थ्री आई प्लस टू जे प्लस के एंड बी वेक्टर इक्वल टू टू आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, चलिए। तो आपको पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो निकलता है इनके बेसिक डिफिनेशन a डॉट b वाले डिफिनेशन से निकलता है, जहां थीटा इक्वल टू cos इनवर्स a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाता है। देखो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, cos इनवर्स a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। मतलब जब भी आपको थीटा निकालना है आपको तीन चीजों की आवश्यकता है, a डॉट b की भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a की भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड ऑफ b की भी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ से इन तीनों चीजों को निकाल लेते हैं। ठीक है, हालांकि जब एक्सरसाइज करवाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हम इस पे करवा देंगे, लेकिन यहाँ अभी निकाल देते हैं आपको। तो a का मैग्नीट्यूड आपको निकालने आता ही होगा, अंडर रूट करके कितना 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट 14 आ जाएगा आपका। ठीक है, b का मैग्नीट्यूड निकालिए इसी टाइप से, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो रूट 6 आ जाएगा। 4 1 5 और 1 6, रूट 6। एंड a डॉट b निकाल लेते हैं, a डॉट b इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, सामने सामने डॉट कर देते हैं, प्लस 2 और माइनस 1 मतलब कि 7 हो जाएगा। तो अब आप जो भी चाहिए, या तो आपको ये याद रहे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो इससे निकाल दीजिए डायरेक्ट। और अगर ये नहीं याद रहे तो आप इससे निकाल दीजिए, we know that a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो इन सारे वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a डॉट b 7 हो गया, a का मैग्नीट्यूड रूट 14 हो गया, b का मैग्नीट्यूड रूट 6 आ गया cos थीटा। तो यहां से इन टर्म्स को दूसरे तरफ कीजिए, तो 7 बाई रूट 14 इंटू रूट 6 को आप रूट 84 लिख सकते हैं, गुना कर सकते हैं, रूट a इंटू रूट b को रूट a भी आप लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा इक्वल टू cos को दूसरे तरफ कर दीजिए, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकल गया। तो सबसे पहला यूज जो करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट का, वो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने में। ठीक है, पहला यूज करेंगे दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने में a डॉट b का यूज करेंगे। दूसरा यूज कि अगर ये पहला यूज था आपका, ये पहला। दूसरा कि इफ ना तो a वेक्टर आपका जीरो वेक्टर है ना ही b वेक्टर आपका जीरो वेक्टर है, ना तो a वेक्टर जीरो है ना ही आपका b वेक्टर जीरो है, बट a डॉट b जीरो हो जाए। ठीक है,
समझ में आया? ए वेक्टर भी जीरो नहीं है, बी वेक्टर भी जीरो नहीं है, तब ए डॉट और ए डॉट बी जीरो है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे। आप बेसिक डिफिनेशन देखिए, ये बात आपको समझ में आ जाएगा। जो बेसिक डिफिनेशन है ए डॉट बी का, ये वाले को पकड़ लेते हैं थोड़ा देर के लिए, यही ना बेसिक डिफिनेशन है। तो ए डॉट बी जीरो कब कब हो सकता है? आप खुद सोचो ना, अगर ए का मैग्नीट्यूड जीरो फिर भी सब जीरो, सही बात है। या फिर अगर बी का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए ना, अगर b का मैग्नीट्यूड भी जीरो कर दे तो इधर सब गुना करो जीरो हो जाएगा। या फिर अगर थीटा 90 डिग्री कर दे तब भी। तो a डॉट बी 3 बार जीरो हो सकता है, या तो a का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, या b का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, या थीटा 90 डिग्री हो जाए। तो अगर दो के सम हटा दिए ना, तो a वेक्टर जीरो बना ना ही b वेक्टर जीरो बना। यहाँ यही बात हम लिखे हैं कि ना तो a वेक्टर जीरो बना है और ना ही b वेक्टर जीरो बना है, लेकिन a डॉट b जीरो बन गया तो तभी संभव होगा जब वो परपेंडिकुलर हो a वेक्टर और b वेक्टर पे। समझा? अच्छा, इसके साथ ये आप ध्यान रखिए कि कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, a डॉट b इक्वल टू जीरो का सर्वत्र मतलब ये निकाल देते हैं a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर। ना भाई, केवल यही मतलब नहीं है इनके साथ। अगर केवल a डॉट b इक्वल टू जीरो दिया है आपके पास, ये दोनों कंडीशन नहीं दिए हैं, तो ये तीनों मतलब होगा या तो a वेक्टर जीरो हो सकता है, या a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, या फिर b वेक्टर। समझा बात है? ये तीन कंडीशन में जीरो बन सकते थे, ठीक है। ये दूसरी वाली बात हो गई कि अगर ना तो a वेक्टर जीरो हो ना ही b वेक्टर जीरो हो, बट a डॉट b जीरो है, इसका मतलब है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये दूसरा यूज हो गया। तीसरा डॉट प्रोडक्ट का तीसरा यूज, दूसरा यूज कौन सा है? दो वेक्टर को परपेंडिकुलर दिखाने में। दूसरा यूज क्या है? अगर पूछा जाए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, आंसर जीरो आता है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तीसरा है प्रोजेक्शन को निकालने में, प्रोजेक्शन। तीसरा है प्रोजेक्शन निकालने, क्या निकालने में? प्रोजेक्शन। आपको सर ये तो नया चीज ला दिया आप, नया कुछ भी नहीं। देखते हैं, नया कुछ भी नहीं होता, बस आप वहां तक गए नहीं होते हैं। समझ में आया? सब कुछ यहाँ ही है। चलो देखते हैं कि मान लेते हैं ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है, और ये वेक्टर आपका ए वेक्टर, ठीक है। ये आपका बी वेक्टर और ये आपका ए वेक्टर। प्रोजेक्शन क्या है जरा दिखा देते हैं। तो हम करेंगे क्या कि ए का जो ये देख रहे हैं ना हेड, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए है बी वेक्टर, ठीक है। इन सबको कुछ नेमिंग कर देते हैं, ओ है, ए है, बी है, और यहाँ पे एम है। कुछ बात समझिए, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ठीक है। तो हमने ए वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है किस पे? बी पे। तो ये जो लेंथ देख रहे हैं ना, ये लेंथ ओ एम, ये वाला लेंथ ओ एम, यही लेंथ प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। ओ एम को क्या कहते हैं? ओ एम इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। O M is called projection of किसका प्रोजेक्शन है? ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर से आप परपेंडिकुलर डाले हो ना, कहां से परपेंडिकुलर डाले हो? तो ए वेक्टर से। तो किसका प्रोजेक्शन है? ए वेक्टर का। किस पे गिरा है ये प्रोजेक्शन? ऑन बी वेक्टर, ठीक है। ऑन बी वेक्टर या अलोंग बी वेक्टर बोल सकते हैं। ओ एम इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। समझ में आप? ओ एम इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। इसको थोड़ा देर में और मॉडिफाई करते हैं। पहले प्रोजेक्शन के लिए आप दोनों फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद निकाल देते हैं कि वो कैसे निकला हुआ प्रोजेक्शन। तो यहां से दो बातें आ सकती हैं। एक, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो इसके लिए आप याद रखिएगा ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कि ए डॉट बी ऊपर में दोनों का डॉट, और नीचे में देखिए जिस भी वेक्टर से पहले ऑन लगे या अलोंग लगे, यहाँ ऑन लगाए हैं तो बी वेक्टर के पहले ऑन है तो बी का मैग्नीट्यूड। या फिर देखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए, ऊपर में दोनों का डॉट ही होगा, न्यूमरेटर में दोनों का डॉट आता है, ये याद कर लेना।
और इस बार ऑन बी के पहले है और बी ऑन ए, सॉरी बी ऑन ए, वही तो करें दोनों के डिनोमिनेटर में, ऐसे नहीं क्यों बना। इस बार ऑन ए के पहले है, ठीक है। तो ये जो है आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ क्या है, OM इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, अर्थात समझ जाओ कि यही जो आने वाला है A डॉट B बाई मैग्नीट्यूड, ठीक है, यही आने वाला। आप कहोगे सर ये कैसे ना, आप कहोगे सर ये कैसे, तो यहाँ फिगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा इसका प्रूफ आपको दिखा देते हैं कि चलो ये थोड़ा देर के लिए थीटा ना, ये क्या ले लेते हैं कि इन दोनों के बीच का A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा। तो जरा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जो बना, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं इनका प्रूफ। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे, ये रहा O, ये रहा M और ये रहा A, ठीक है, और ये रहा थीटा। तो जरा इसमें cos थीटा निकालिए। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण अर्थात बेस बाई हाइपोटेनस। बेस इसका आ जाएगा OM और हाइपोटेनस कर्ण इसका आ गया OA। तो यहां से आपको यही OM ही को तो आप प्रोजेक्शन बोल रहे हैं ना, OM निकाल लो, क्या आ गया OA cos थीटा, ठीक है। OA क्या है भैया ना, OA क्या होगा, तो OA मतलब यही ना A वेक्टर की बात कर रहा है, तो OA जो होगा A वेक्टर के मैग्नीट्यूड को OA बोल रहा है। OA क्या है, OA का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ A, ठीक है, जिसको स्मॉल a से भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से आप ऐसा लिख सकते थे, OA आप देख पा रहे हैं यही A वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, इस लेंथ को OA बोल रहे हैं हम लोग, तो ये बन गया A cos थीटा, समझ में आया। O से लेके A तक का लेंथ अर्थात A वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप कहोगे सर ये तो कुछ अलग आप लिखे हैं, हम कहेंगे बिल्कुल अलग लिखे हैं, कुछ नहीं किए, B के मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक है। क्या किए हैं सर जी, B के मैग्नीट्यूड से, B वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, जिससे आपको ये क्या मिल गया, ऊपर में AB cos थीटा बाय B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यही ना AB cos थीटा को आप क्या लिखते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और B को आप B का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो इसी से आया है, आपको ये पूरा प्रूफ हो गया कि कैसे ये हम लोग लाते हैं प्रोजेक्शन के इन फार्मूलाज को, ठीक है, इन फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं। तो यहाँ से चीजें हो गई, समझ में आ गया होगा बातें। राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और यहाँ से OM को हमने फाइंड आउट कर दिया। बस ध्यान में रखने की बात क्या है कि OM क्या है, प्रोजेक्शन है, OM क्या है, प्रोजेक्शन है। और थोड़ा देर में एक और बात बताते हैं, ये तीसरा बात आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट का यूज। हम लोग ये तीसरा यूज देख लिए ना, डॉट प्रोडक्ट का ये तीसरा यूज देख लिए। कौन सा यूज, तो प्रोजेक्शन निकालने में, याद रखिए, पहला यूज दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने में, दूसरा दो वेक्टर को परपेंडिकुलर निकालने में, तीसरा प्रोजेक्शन निकालने में, और चौथा यूज क्या करेंगे, अगर वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं दिए गए हैं, इफ द वेक्टर इज नॉट गिवन इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, देन वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स बाय डिफिनीशन ऑफ A डॉट B। जैसे देखते हैं कि अगर आपको ये बात पता है A और A वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में ना दिया रहे, तो हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना, ये बात आपको समझ में आ चुका होगा, A डॉट A इक्वल टू A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सही बात है ना। उसी तरह ये पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, अच्छा बात है कि याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट का ना, डॉट प्रोडक्ट का ये खूबसूरत सा यूज है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो लास्ट चलते चलते हम ना एक और बात आपको दिखा देते हैं कि इस चीज को दिखा देते हैं कि A डॉट B का जो ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है वो क्या होता है। एक्चुअली A डॉट B जो AB cos थीटा, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग आपको अब समझ में आ सकता है, देखते हैं कि क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ये डिफिनीशन अभी तक देखा है कि A डॉट B को कुछ इस तरह से डिफाइन किया,
आप कह रहे होगे सर ये किस टाइप का ये आपका प्रोडक्ट है ना, ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या मतलब हो रहा है, सो बातें करते हैं। तो एक चीज देख सकते हैं, कोई वेक्टर आपका ए है, यहां पे दिखाते हैं, अगर कोई वेक्टर ए है तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, किसी वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, फिर इसको जोड़िएगा तो पुनः ए वेक्टर आ जाएगा। तो कैसे तोड़ना है, तो एक इसका जो होता है ना, इसी वेक्टर का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। आप कहोगे गुरुजी क्या क्या बात आप करने लगे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस के अलावा इस डायरेक्शन में, अगर ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस के अलावा एकदम इससे परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाई एक्सिस। ध्यान से सुनिए बात को, क्या कर रहे हैं, कोई भी वेक्टर है उसको हम लोग उनके दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक इसको वाई एक्सिस के अलोंग, इस अलोंग इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं और इसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। आप कहोगे सर ये क्या कैसे तोड़े ना, याद रहे तोड़ रहे हैं मतलब कि अगर पुनः इन दोनों कंपोनेंट्स को एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स तोड़े हैं उनका वेक्टर सम कीजिएगा तो फिर से ये वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे तोड़े सर, तो इसको तोड़ने के लिए हम यहां से आपको दिखाते हैं, ये आपका ए वेक्टर, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस के अलोंग चीजें है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये कहीं से भी एक्स एक्सिस है। चलो अब इससे इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इससे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसको एम ही ले लेते हैं, इस बार कोई बात नहीं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ओ एम निकालिए, ओ एम इक्वल टू बेस बाई हाइट, सॉरी ओ एम नहीं, कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बेस बाई हाइपोटेनस, सही बात है। तो यहां से ओ एम चेक करो, ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए मतलब कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। और इसी ट्रायंगल में अगर कोई, इसी ट्रायंगल में अगर कोई साइन थीटा निकाल दे तो इनका क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वही ओए है, अर्थात ओए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से ए एम आपका निकल जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या देख पाए, यहां से हम लोग ये देख पाए कि ये जो मेरा ओ एम है एक्चुअली ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, जिसको हम लोग सिंपली ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा भी लिख सकते हैं। समझ में आया, मतलब कि ए वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आया है, ए वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आया, ये वाला ओ एम, ये वाला क्या है भैया आपका ए कॉस थीटा, सही बात है ना, ये वाला लेंथ ए कॉस थीटा, और इसका ए ही वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है, ये क्या आया है, ए साइन थीटा है। चलिए जरा सा इसका यूज आपको हम यहां कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये भी एक वेक्टर की तरह आप ले सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये इसका जो ये OM है, ये लेंथ ए कॉस थीटा, और इस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं जो कि वाई एक्सिस के अलोंग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो कोई भी वेक्टर है आपको बता देते हैं, जैसे एक वेक्टर आर है तो इसको आप दो वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं, एक वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल जाएगा, ये आपका इसका एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा हो जाएगा, और एक वर्टिकल ये आर साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया बात है, दो टाइप से इसको आप तोड़ सकते हैं, किसी भी वेक्टर्स को दो पार्ट में आप तोड़िएगा, रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर cos थीटा होता है और वर्टिकल कंपोनेंट आर sin थीटा होता है।
चलिए तो अब आप देखते हैं कि इससे आप डॉट प्रोडक्ट को क्या समझ पा रहे हैं। और इसी OM लेंथ को ध्यान दीजिए प्रोजेक्शन भी बोले थे, इसके पहले हम लोग OM लेंथ को क्या बोले थे, प्रोजेक्शन। तो डेट इज यहां से जो आपका AB आया, ध्यान दीजिए A डॉट B को जो डिफाइंड किया गया था कैसा, एक इसको थोड़ा स्मॉल a बोल देते हैं, स्मॉल b cos थीटा, ठीक है। तो इसको थोड़ा क्लब किए क्योंकि ये सो बताते हैं, जैसे ये आपका A वेक्टर था, ठीक है, ये आपका B वेक्टर था, सॉरी ये आपका B वेक्टर है यहां पे, और ये आपका A वेक्टर है, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट था B वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये वाला क्या था आपका B cos थीटा, सही बात है ना, B cos थीटा। और इसी B cos थीटा को आप किससे गुना किए, देखिए B cos थीटा जो कि क्या था, आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहे प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर, सही बात है, प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर इनटू A का मैग्नीट्यूड, ठीक है। A के मैग्नीट्यूड से A के ही डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन था B का, समझ में आया ना, कि A वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप किसको गुना किए हैं, तो A के डायरेक्शन में जो B का प्रोजेक्शन था उससे गुना किए हैं। तो ये मतलब होता है कि A डॉट B का, कि A वेक्टर को गुना करा रहे हैं किससे, A के ही डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है उससे। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सेम चीज को A डॉट B को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो A cos थीटा इंटू B, चाहे B इंटू A cos थीटा। तो प्रोजेक्शन के डिफिनेशन से जब जाइएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, B के मैग्नीट्यूड को आप गुना कर रहे हैं किससे, B के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होगा, ये आपका क्या है, A cos थीटा जो हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन ऑफ ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ये A ऑन B हो जाएगा, ठीक है। मतलब B इंटू B के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, B इंटू B के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन A का होगा, B के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किसका होगा, अभी ऐसा बात है A का, या फिर A इंटू A के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, अब A के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किसका होगा, तो ये B का होगा। तो समझ में आया बातें क्या है, कि जब भी आप स्केलर प्रोडक्ट की बातें करते हो तो इसका मतलब कि किस टाइप से स्पेशल मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, A वेक्टर के मैग्नीट्यूड को A ही के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन है उससे गुना करना, या फिर B वेक्टर के मैग्नीट्यूड को B वेक्टर के डायरेक्शन में जो A का प्रोजेक्शन है उससे गुना करना। तो ये है ज्योमेट्रिक मीनिंग A डॉट B का। चलिए तो इसके बाद जो हम लोगों का क्लास होगा, एक्सरसाइज बेस्ड क्लास होगा, डॉट प्रोडक्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम है उनसे क्लास होगा। और अगर आपने पीछे का क्लास कंप्लीट नहीं किया है तो उसको कंप्लीट कीजिए। और ये कोर कंसेप्ट डॉट प्रोडक्ट का है, अभी कंसेप्ट के 2-3 और वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसको आप देखते जाइएगा। वेक्टर से संबंधित हर प्रश्न का समाधान, हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा अपने ही प्लेटफॉर्म पे। बने रहिएगा, हम लोग मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने जो तैयारी है उसमें व्यस्त रहिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।